चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी-कभी चिंप भी कहा जाता है, पैन वंश के वनमानुष की दो वर्तमान प्रजातियों हैं। कांगो नदी दोनों प्रजातियों के मूल निवास स्थान के बीच सीमा का काम करती है। चिंपैंजी बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरंगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। एप्स प्रजाति के जीवों को साधारण भाषा में चिंपांजी कहते हैं। सबसे जाना माना चिंपांजी पैन ट्रोग्लोडाइटस है, जो मुख्यतः पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। चिंपांजी होमिनिडा परिवार का सदस्य है। मनुष्य तथा गोरिल्ला भी इसी परिवार के हैं। आपका टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चिंपांजी लगभग 60 लाख वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गए थे और चिंपांजी की दो प्रजातियां मनुष्य की सबसे करीबी जीवित संबंधी हैं। ये सभी होमिनी जनजाति उपजनजाति की वर्तमान प्रजातियों के साथ के सदस्य हैं। चिंपांजी पैनिना उपजनजाति के एकमात्र जात सदस्य भी हैं। इन दो पैन प्रजातियों का विभाजन केवल 10 लाख वर्ष पहले ही हुआ था। पैन जीनस को होमिनिनी उपपरिवार का हिस्सा माना जाता है, जिससे मनुष्यों का संबंध है। ये दो प्रजातियां मनुष्यों की सबसे करीबी जीवित विकासवादी संबंधी हैं तथा 60 लाख वर्ष पहले मनुष्यों और इनके पूर्वज एक ही थे। 1973 में मैरी क्लेयर किंग की शोध में मनुष्यों और चिंपांजियों के बीच 99% एक समान डीएनए पाए गए। हालांकि गैर कोडिंग डीएनए में कुछ भिन्नता के कारण उसके बाद की शोध में इस आंकड़े को बदलकर लगभग 44% कर दिया गया। यह प्रस्ताव किया गया है ट्रोग्लोडाइट्स और पैनिस्कस का संबंध सेपियंस के साथ जीनस पैन की बजाय होमो से है। इसके लिए दिए गए तर्कों में से एक यह है कि अन्य प्रजातियों को मनुष्यों और चिंपांजियों के बीच की तुलना में कम आनुवंशिक समानता के आधार पर एक ही जीनस में रखने के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। मानव जीवाश्म काफी मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन चिंपांजी के जीवाश्मों के बारे में 2005 तक कोई वर्णन मौजूद नहीं था। पश्चिम और मध्य अफ्रीका में चिंपांजी की मौजूदा आबादी पूर्वी अफ्रीका में प्रमुख मानव जीवाश्म स्थलों से मेल नहीं खाती हैं। हालांकि अब चिंपांजी के जीवाश्मों के बारे में केन्या से जानकारी प्राप्त हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि मनुष्य और पैन क्लेड के सदस्य दोनों मध्य प्लेस्टोसीन काल के दौरान पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली में मौजूद थे। आम नर चिंप की ऊंचाई खड़े होने पर 1.7 मीटर यानी 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपांजी कुछ छोटी होती है। आम चिंप के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपांजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। बोनोबो आम चिंपांजी की तुलना में थोड़ा छोटा और दुर्बल होता है, लेकिन इसके हाथ पैर लंबे होते हैं। दोनों प्रजातियां अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती हैं। जमीन पर चिंपांजी आमतौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। चलने फिरने का यह तरीका नक्कल वॉकिंग कहलाता है। चिंपांजी के पैर ओरांगटान की तुलना में चलने फिरने के लिए कहीं अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि चिंपांजी के तलवे अपेक्षाकृत चौड़े और अंगूठे छोटे होते हैं। आम चिंपांजी और बोनोबो दोनों अपने हाथों और बाजुओं से किसी चीज को उठाकर ले जाते समय दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चल सकते हैं। बोनोबो के हाथ आनुपातिक रूप से अधिक लंबे होते हैं और ये आम चिंपांजी की तुलना में अक्सर सीधे खड़े होकर चलना पसंद करते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियों, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। दोनों प्रजातियों में चेहरे, हाथों और पैरों की बाहरी त्वचा गुलाबी से लेकर बहुत गहरे रंग की होती है, लेकिन युवा चिंपांजियों में आमतौर पर यह रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। वयस्क होने पर इसका रंग गहरा होने लगता है। शिकागो मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में चिंपांजी की आबादियों के बीच काफी आनुवंशिक भिन्नताएं पाई गई हैं। आंखों के ऊपर एक हड्डी का शेल्फ माथे को एक ढलवां स्वरूप देता है और नाक चौड़ी होती है।
हालांकि जबड़े बाहर निकले हुए होते हैं, होंठ केवल तभी फैलाए जाते हैं जब कोई चिंप मुंह फुलाने की मुद्रा में होता है। चिंपांजी का मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क के आधे आकार का होता है। चिंपांजी के अंडकोश उसके शरीर के आकार के हिसाब से असामान्य तौर पर बड़े होते हैं, जिनका संयुक्त वजन एक गोरिल्ला के अंडकोश 28 ग्राम या एक मानव अंडकोश 43 ग्राम की तुलना में लगभग 110 ग्राम होता है। इसके लिए आमतौर पर चिंपांजी के संभोग संबंधी आचरण की बहुपतित्व प्रकृति के कारण होने वाली शुक्राणु की प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार है। चिंपांजी 8 से 10 वर्ष के बीच की आयु में यौवनावस्था तक पहुंच जाते हैं और जंगलों में शायद ही कभी 40 साल की उम्र से अधिक जीवित रहते हैं, लेकिन कैद में इसके 60 वर्ष से अधिक की उम्र तक पहुंचने के बारे में जात है। आम चिंपांजी और बोनोबो के बीच शारीरिक रचना में मामूली अंतर होता है, लेकिन इनके यौन संबंधी और सामाजिक व्यवहार में काफी भिन्नताएं होती हैं। आम चिंपांजी का एक सर्वभक्षी आहार होता है। ये बीटा नरों पर एक अल्फा नर के नेतृत्व के आधार पर टुकड़ी बनाकर शिकार करने की संस्कृति का अनुसरण करते हैं और इनके सामाजिक संबंध अत्यंत जटिल होते हैं। दूसरी ओर बोनोबो का आहार ज्यादातर फलाहारी होता है और इनका आचरण समतावादी, अहिंसक, मातृसत्तात्मक और यौन संबंधों के लिए ग्रहणशील होता है। बोनोबो लगातार यौन संबंध बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें नरों और मादाओं दोनों के लिए तरीका उभयलिंगी होता है। इसके अलावा ये यौन संबंधों का इस्तेमाल विवादों को रोकने और सुलझाने में मदद के लिए भी करते हैं। उपकरणों के प्रकार की प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न समूहों के चिंपांजियों के सांस्कृतिक आचरण भी अलग अलग होते हैं। आम चिंपांजी बोनोबो की अपेक्षा अधिक आक्रामक होते हैं। चिंपांजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं, जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होता है, जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। चिंपांजी एक निम्न पदानुक्रम में रहते हैं, जिसमें एक से अधिक सदस्य इतने प्रभावी हो सकते हैं कि वे कम रैंक वाले अन्य सदस्यों पर अपना दबदबा कायम कर सकें। आमतौर पर इसमें एक प्रभावशाली नर सदस्य होता है, जिसे अल्फा मेल के रूप में जाना जाता है। अल्फा मेल सर्वोच्च रैंकिंग वाला नर सदस्य होता है, जो समूह पर नियंत्रण रखता है और किसी भी विवाद के दौरान व्यवस्था को बनाए रखता है। चिंपांजी समाज में प्रमुख नर हमेशा सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर नर नहीं होता है, बल्कि यह सदस्य सबसे अधिक जोड़ तोड़ करने वाला और राजनीतिक नर होता है, जो एक समूह के भीतर चल रही गतिविधियों को प्रभावित कर सके। नर चिंपांजी आमतौर पर अपना वर्चस्व ऐसे मित्र बनाकर हासिल करता है, जो शक्ति के लिए उस सदस्य की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के मामले में सहायता प्रदान करेगा। ताकत दिखाने और दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश का प्रदर्शन करना एक नर चिंपांजी के चरित्र में होता है, जो अपनी सामाजिक स्थिति को कायम रखने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी हो सकता है। अल्फा नर अपनी शक्ति पर पकड़ और अधिकार को बनाए रखने के प्रयास में अन्य सदस्यों को धमकाने के लिए अपने आकार को बड़ा और डरावना दिखाने और जितना अधिक संभव हो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अक्सर अपनी सामान्य रूप से पतली खालों को फुलाकर मोटा कर लेते हैं। निचली श्रेणी के चिंपांजी शारीरिक भाषा में आज्ञाकारी हाव भाव बनाकर या घुरघुराते हुए अपने हाथ को बाहर निकालकर सम्मान का प्रदर्शन करते हैं। मादा चिंपांजी अपने पुट्ठों को पेश कर अल्फा नर के प्रति अपनी अधीनता का प्रदर्शन करती हैं। मादा चिंपांजी भी एक पदानुक्रम रखती हैं, जो किसी समूह के भीतर एक मादा की व्यक्तिगत स्थिति से प्रभावित होता है। कुछ चिंपांजी समुदायों में युवा मादाएं एक उच्च श्रेणी की मां से विरासत के तौर पर अपनी उच्च सामाजिक स्थिति हासिल कर सकती हैं। मादाएं भी निचले क्रम की मादाओं पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए नए मित्र बनाती हैं। नरों के विपरीत, जिनका वर्चस्व का दर्जा हासिल करने का मुख्य प्रयोजन यौन संबंधों में विशेषाधिकार प्राप्त करना और कभी-कभी अपने अधीनस्थों पर हिंसक प्रभाव दिखाना होता है, मादाएं भोजन जैसे संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वर्चस्व का दर्जा हासिल करती हैं। उच्च श्रेणी की मादाओं को अक्सर संसाधनों तक पहली पहुंच हासिल होती है।
आमतौर पर नर और मादाएं दोनों एक समूह के भीतर सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रभावशाली दर्जा हासिल करते हैं। अक्सर मादाएं ही अल्फा नर का चयन करती हैं। एक नर चिंपांजी को अल्फा का दर्जा हासिल करने के लिए समूह के भीतर मादाओं से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वास्तव में वे ही ये तय करती हैं कि किस तरह की जीवन शैली निर्धारित की जाए। मादाएं ही अगली पीढ़ी की आजीविका सुनिश्चित करती हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका समूह उन स्थानों में जा रहा है जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन की आपूर्ति होगी। कई ऐसे मामले हैं जहां प्रभावशाली मादाओं का एक समूह अपनी प्राथमिकता के अनुरूप न होने के कारण अल्फा नर को बेदखल कर देता है और इसके बजाय वे दूसरे नर का समर्थन करती हैं, जिसके पास उन्हें एक सफल अल्फा नर के रूप में समूह का नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देती है। चिंपांजी अपने उपकरण बनाते हैं और उनका उपयोग भोजन सामग्रियों को जुटाने और सामाजिक प्रदर्शन के लिए करते हैं। उनके पास शिकार करने की आधुनिक रणनीतियां होती हैं, जिसके लिए समन्वय, प्रभाव और रैंक की जरूरत होती है। वे अपने स्टेटस के लिए संवेदनशील, जोड़ तोड़ करने वाले और छल कपट के लिए योग्य होते हैं। वे संकेतों का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं और इंसानी भाषा के पहलुओं को समझ सकते हैं, जिनमें शामिल हैं कुछ संबंध परक वाक्य, विन्यास, संख्या और संख्यात्मक अनुक्रम की अवधारणाएं, और वे भविष्य की स्थिति या घटना के लिए तत्काल योजना तैयार करने में सक्षम होते हैं। अक्टूबर 1960 में जेन गुडोनल द्वारा चिंपांजियों के बीच उपकरणों के इस्तेमाल की खोज को सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना गया है। हाल के शोध से यह संकेत मिलता है कि चिंपांजी द्वारा पत्थर के उपकरण का इस्तेमाल कम से कम 4300 साल पहले शुरू किया गया था। चिंपांजी के उपकरण संबंधी उपयोग में एक बड़े छड़ी-नुमा उपकरण से दीमक के ढेर की खुदाई और उसके बाद एक छोटी रूपांतरित छड़ी का उपयोग कर दीमकों को बाहर निकालना शामिल है। हाल के एक अध्ययन से भाले जैसे उन्नत औजारों का पता चला है, जिसे सेनेगल के आम चिंपांजी अपनी दांतों से पहना करते थे और उसका इस्तेमाल सेनेगल की बुश बेबीज को पेड़ों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकालने में करते थे। चिंपांजियों में औजारों के इस्तेमाल की खोज से पहले यह माना जाता था कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति थी जो औजार बनाना और उसका इस्तेमाल करना जानती थी, लेकिन औजार का इस्तेमाल करने वाली कई अन्य प्रजातियों के बारे में अब ज्ञात हो चुका है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि चिंपांजी समूहों के भीतर जाहिर तौर पर परोपकारी व्यवहार में संलग्न होते हैं, लेकिन ये असंबंधित समूह के सदस्यों की भलाई के प्रति उदासीन रहते हैं। चिंपांजी के अध्यात्म के साक्ष्यों में शामिल हैं शोक का प्रदर्शन, प्रारंभिक रोमांटिक प्यार, वर्षा नृत्य, प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना जैसे कि किसी झील के ऊपर सूर्यास्त का दृश्य, वन्य जीव के प्रति जिज्ञासा और आदर भाव जैसे कि अजगर, जो चिंपांजियों के लिए ना तो कोई खतरा है और ना ही भोजन का स्रोत, अन्य प्रजातियों के प्रति समानुभूति जैसे कि कछुओं को खिलाना, और यहाँ तक कि बच्चों को खिलाते समय एनिमिज्म, नाटक का प्रदर्शन। चिंपांजी मनुष्य के गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। चिंपांजी के मस्तिष्क पर किए गए शोध में यह पता चला है कि चिंप का संवाद उनके मस्तिष्क के एक क्षेत्र को सक्रिय करता है, जो उसी स्थान पर मौजूद है जहां मानव मस्तिष्क में भाषा का केंद्र ब्रोका का क्षेत्र मौजूद होता है। वैज्ञानिक लंबे समय से भाषा के अध्ययन के प्रति इस विश्वास के साथ आकर्षित होते हैं कि यह एक अद्वितीय मानव संज्ञानात्मक क्षमता है। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने विशालकाय वानरों की कई प्रजातियों को मानवीय भाषा सिखाने का प्रयास किया है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। 1960 के दशक में एलन और बीट्रिस गार्डनर द्वारा की गई एक शुरुआती कोशिश में वाशु नामक एक चिंपांजी को अमेरिकी सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए 51 महीने का समय बिताना शामिल था। गार्डनर ने बताया कि वाशु ने 151 संकेतों को सीख लिया था और यह कि उसने तत्काल इन्हें अन्य चिंपांजियों को सिखा दिया था। एक लंबी अवधि के बाद वाशु ने 800 से अधिक संकेतों को सीख लिया था। कुछ वैज्ञानिकों, विशेषकर
नोम चोमस्की और डेविड प्रिमैक के बीच गैर मानव विशालकाय वानरों की भाषा सीखने की क्षमता के बारे में लगातार बहस चल रही है। वाशु पर शुरुआती रिपोर्ट के बाद कई अन्य अध्ययनों को विभिन्न स्तरों की सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय के हर्बर्ट टेरेस द्वारा प्रशिक्षित पैरोडी के रूप में रखे गए निम चिम्प्स्की नाम के एक चिंपांजी पर किया गया अध्ययन शामिल है। हालांकि उनके प्रारंभिक रिपोर्ट काफी सकारात्मक थे, टेरेस और उनकी टीम ने निम के वीडियो टेपों का उसके प्रशिक्षकों के साथ पुनः मूल्यांकन किया। फिर से विश्लेषण में टेरेस ने यह निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, वानरों का अधिकांश व्यवहार अभ्यास मात्र होता है। भाषा अभी भी मानव प्रजाति की एक महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में मौजूद है। इस विपरीत प्रतिक्रिया में टेरेस अब यह तर्क देते हैं कि निम द्वारा एसेल का इस्तेमाल एक मानवीय भाषा को अपनाना नहीं था। निम ने कभी स्वयं बातचीत की शुरुआत नहीं की, नए शब्दों का इस्तेमाल शायद ही कभी किया, और लोगों ने जो किया उसने सिर्फ उसकी नकल की। निम के वाक्य इंसानी बच्चों के विपरीत ज्यादा लंबे नहीं होते थे, जिनकी शब्दावली और वाक्य की लंबाई एक मजबूत आपसी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। क्योटो विश्वविद्यालय के प्राइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 30 साल तक किए गए एक अध्ययन ने यह दिखाया कि चिंपांजी 1 से 9 तक की संख्याओं और उनके मानों की पहचान करना सीखने में सक्षम हैं। इससे आगे चिंपांजी ने फोटोग्राफ संबंधी स्मरण शक्ति के प्रति एक रुझान दिखाया, जिसे प्रयोगों में दिखाया गया था, जिसमें 1 से 9 तक की संयुक्त संख्याओं को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 सेकंड के चौथाई हिस्से से भी कम समय तक फ्लैश किया गया था, जिसके बाद चिंप अयुमू आरोही क्रम में दिखाए गए स्थानों को सही तरीके से और तुरंत बताने में सफल रहा था। यही प्रयोग विश्व स्मरण शक्ति चैंपियन बेन प्रिडमोर द्वारा कई कोशिशों के बावजूद असफल रहा था। हंसी मनुष्यों की तरह सीमित या विशिष्ट नहीं हो सकती है। चिंपांजी और मनुष्य की हंसी में भिन्नताएं उन रूपांतरणों का परिणाम हो सकती हैं जो इंसानी बोली के रूप में विकसित हुआ है। दर्पण परीक्षण में देखे गए के अनुसार किसी की स्थिति के बारे में आत्म जागरूकता या दूसरे की अवस्था के साथ उसकी पहचान करने की क्षमता हंसी के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इसीलिए संभवतः जानवरों के हंसने का तरीका भी मनुष्यों के समान ही होता है। चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरांगटान शारीरिक संपर्क जैसे कि कुश्ती, पीछा करने के खेल या गुदगुदी के जवाब में हंसी की तरह के स्वरोच्चारण का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह जंगली और कैद में रखे गए चिंपांजियों के मामले में प्रलेखित है। आम चिंपांजी की हंसी को मनुष्यों द्वारा आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह सांस लेने और छोड़ने की वैकल्पिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है, जिसकी आवाज काफी हद तक सांस लेने या हांफने जैसी होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें गैर मानव प्रजातियों को खुशी जाहिर करते दिखाया गया है। एक अध्ययन में मानव शिशु और बोनोबोज के गुदगुदी करने पर निकाले गए आवाजों का विश्लेषण किया गया और इन्हें रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा देखा गया है कि हालांकि बोनोबो की हंसी उच्च आवृत्ति की थी, इस हंसी में मानव शिशुओं के समान हंसी के तरीके का अनुसरण किया गया था और इसमें चेहरे के भाव भी उसी तरह के थे। मनुष्य और चिंपांजी के शरीर में एक जैसी जगहों पर गुदगुदी होती है, जैसे कि कांख और पेट। चिंपांजियों में गुदगुदी का आनंद उम्र के साथ कम नहीं होता है। आम वयस्क चिंपांजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं। ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और अन्य चिंपांजियों को जान से भी मार सकते हैं। चिंपांजी निम्न श्रेणी के प्राइमेट्स जैसे कि रेड कोलोबस और बुश बेबीज का लक्ष्य बनाकर शिकार करने में भी संलग्न रहते हैं और इन शिकारों से प्राप्त मांस का इस्तेमाल अपने समुदाय के बीच सोशल टूल के रूप में करते हैं। फरवरी 2009 में एक ऐसी घटना के बाद जिसमें ट्रेविस नामक एक पालतू चिंप ने स्टैनफोर्ड, कनेक्टिकट में एक मादा पर हमला किया था और उसे विकृत कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आदिम पालतू जानवरों पर प्रतिबंध को मंजूरी दी थी। अफ्रीकियों का चिंपांजियों के साथ सहस्त्राब्दियों से संपर्क रहा है। कुछ अफ्रीकी गांवों, विशेषकर कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में चिंपांजियों को सदियों तक पालतू जानवरों के रूप में रखा गया था। देश के पूर्व में स्थित विरुंगा नेशनल पार्क में पार्क के अधिकारी
नियमित रूप से उन लोगों से चिंपांजियों को जब्त कर लेते थे जो उन्हें पालतू जानवरों के रूप में रखते थे। यूरोपीय लोगों के साथ चिंपांजियों का पहला संपर्क 17वीं सदी के दौरान वर्तमान समय के अंगोला में दर्ज किया गया था। पुर्तगाली राष्ट्रीय संग्रहालय टोरे डो टोम्बो में संरक्षित पुर्तगाली अन्वेषक ड्वार्टे पैचेको परेरा की डायरी संभवतः यह बताने वाला पहला यूरोपीय दस्तावेज है कि चिंपांजियों ने अपने चट्टानी औजारों को स्वयं बनाया था। हालांकि चिंपांजी नाम का पहला प्रयोग 1738 तक नहीं देखा गया था। यह नाम शिलूबा भाषा के शब्द किविली चिंपैंजे से लिया गया है, जो इस जानवर का स्थानीय नाम है, और इसका साधारण अनुवाद मॉकमैन या संभवतः वानर है। भाषा विज्ञान में चिंप को काफी हद तक 1870 के दशक के अंत में किसी समय शामिल किया गया था। जीव विज्ञानियों ने पैन को इस जानवर के जीनस नाम रूप में रखा है। चिंपांजियों तथा अन्य वानरों के बारे में कथित रूप से प्राचीन काल के पश्चिमी लेखकों को ज्ञात था, लेकिन उनकी यह जानकारी मुख्यतः यूरोपीय यात्रियों के खंडित वर्णनों से उपजे यूरोपीय और अरब समाज के मिथकों या किंवदंतियों पर ही आधारित थी। वानरों का उल्लेख अरस्तु और अंग्रेजी बाइबल में भी कई जगह किया गया है, जहां इन्हें सोलोमन द्वारा एकत्र किए जाने के रूप में वर्णित किया गया है। कुरान में भी वानरों का उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिकों ने इन पहले चिंपांजियों का वर्णन पिग्मीज के रूप में किया और मनुष्य के साथ इनकी गहरी समानता पर ध्यान दिया। अगले 2 दशकों में यूरोप में अनेकों जीवों का आयात किया गया, जिन्हें मुख्यतः विभिन्न प्राणी उद्यानों में दर्शकों के मनोरंजन हेतु मंगाया गया था। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत 1859 में प्रकाशित ने चिंपांजियों अधिकांश जीव विज्ञान में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी जगा दी, जिसके कारण जंगलों और कैद में रखे गए जानवरों के कई अध्ययन किए गए। उस समय के चिंपांजियों के पर्यवेक्षक मुख्यतः मनुष्यों से संबंधित व्यवहारों में दिलचस्पी रखते थे। इसको विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्यादातर ध्यान इस बात पर केंद्रित किया जा रहा था कि क्या इन जानवरों में ऐसे गुण मौजूद हैं जिन्हें अच्छा कहा जा सके। चिंपांजियों की बुद्धि को अक्सर काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। उदाहरण के लिए ह्यूगो रेनहोल्ड की अति प्रसिद्ध एफेमिट शैडेल में 19वीं सदी के अंत तक चिंपांजी मनुष्यों के लिए काफी हद तक एक रहस्य बने हुए थे, जिसकी बहुत ही कम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध थी। 20वीं सदी में चिंपांजी व्यवहार में वैज्ञानिक शोध के एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। 1960 से पहले चिंपांजी के अपने प्राकृतिक आवास में उसके व्यवहार के बारे में लगभग कोई भी जानकारी नहीं थी। उसी साल जुलाई में जेन गुडोनल तंजानिया के गोम्बे वन में चिंपांजियों के बीच रहने के लिए चली गईं, जहां उन्होंने प्राथमिक रूप से कासाकेला चिंपांजी समुदाय के सदस्यों पर अध्ययन किया। उनकी यह खोज धमाकेदार थी कि चिंपांजी अपने औजार स्वयं बनाते थे और उनका उपयोग करते थे, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि ऐसा करने वाली एकमात्र प्रजाति मानव है। चिंपांजियों पर सबसे अधिक प्रगतिशील प्रारंभिक अध्ययन वोल्फगैंग कोहलर और रॉबर्ट यर्केस द्वारा किए गए थे। दोनों ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों और उनके साथियों ने चिंपांजियों की सीखने, विशेषकर समस्या को सुलझाने की बौद्धिक क्षमता के बारे में अध्ययन पर खास तौर से ध्यान केंद्रित करने वाले चिंपांजियों के प्रयोगशाला अध्ययनों को निर्धारित किया। इसमें प्रयोगशाला के चिंपांजियों पर विशेष रूप से बुनियादी व्यावहारिक परीक्षणों को शामिल किया गया था, जिसके लिए साफ तौर पर एक उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता थी। उल्लेखनीय रूप से यर्केस ने जंगलों में चिंपांजियों पर विस्तारित परीक्षण किए, जिससे चिंपांजियों और उनके व्यवहार की वैज्ञानिक समझ को विकसित करने में काफी मदद मिली। यर्केस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक चिंपांजियों पर अध्ययन किया, जबकि कोहलर ने 5 वर्ष के अध्ययन के नतीजे को अपनी प्रसिद्ध रचना 1925 में, जो संयोगवश वही समय था जब यर्केस ने अपना विश्लेषण शुरू किया था, उन्होंने अंततः यह निष्कर्ष दिया कि चिंपांजी मनुष्यों में देखे जाने वाले सामान्य तरह के बौद्धिक व्यवहार को विकसित कर लेते हैं, एक ऐसा व्यवहार जिसे विशेष तौर पर मनुष्यों में देखा जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ प्राइमेटोलॉजी के अगस्त 2008 के अंक में
तंजानिया के महाले माउंटेन्स नेशनल पार्क में चिंपांजियों पर 1 साल तक चले एक अध्ययन के परिणामों के बारे में बताया गया था, जिसमें यह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे कि चिंपांजी वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारियों के शिकार होते हैं, जो संभवतः उन्हें मनुष्यों के संपर्क से हुआ होगा। आणविक, सूक्ष्मदर्शीय और महामारी संबंधी जांचों ने यह दिखाया कि महाले माउंटेन नेशनल पार्क में रहने वाले चिंपांजी एक सांस की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसका कारण संभवतः मानव पारामाइक्सोवायरस का एक प्रकार था। नवंबर 2007 तक अमेरिका की 10 प्रयोगशालाओं में वहां कैद में रहने वाले 3000 विशाल वानरों में से 1300 चिंपांजी मौजूद थे, जिन्हें या तो जंगलों से पकड़ा गया था या फिर सर्कसों, पशु प्रशिक्षकों या चिड़ियाघरों से प्राप्त किया गया था। ज्यादातर प्रयोगशालाओं में या तो शोध को स्वयं किया गया या शोध के लिए चिंपांजियों को उपलब्ध कराया। इस शोध को संक्रामक एजेंट के साथ टीकाकरण चिंपांजी के हित के लिए नहीं, बल्कि शोध के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा या बायोप्सिया औषधि परीक्षण के रूप में परिभाषित किया गया। संघ द्वारा वित्त पोषित 2 प्रयोगशालाएं चिंपांजियों का प्रयोग करती हैं। जॉर्जिया के अटलांटा में इमोरी यूनिवर्सिटी में यर्केस नेशनल प्राइमेट रिसर्च लेबोरेटरी और टेक्सास के सैन एंटोनियो में साउथ वेस्ट नेशनल प्राइमेट सेंटर, अमेरिका में 500 चिंपांजियों को प्रयोगशाला में इस्तेमाल से रिटायर कर दिया गया है और ये अमेरिका या कनाडा में अभयारण्यों में रहते हैं। जैव चिकित्सा संबंधी अनुसंधान में इस्तेमाल किए गए चिंपांजियों को ज्यादातर प्रयोगशाला संबंधी जानवरों के मामले में प्रयोग करने के बाद मार डालने के प्रचलन की बजाय कई दशकों तक बार-बार इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका की प्रयोगशालाओं में वर्तमान में मौजूद कुछ चिंपांजियों को 40 से अधिक वर्षों से प्रयोगों में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट आर के अनुसार अमेरिका की प्रयोगशालाओं में रखे गए चिंपांजियों को मुक्त करने के लिए एक अभियान न्यू इंग्लैंड एंटी विविसेक्शन सोसाइटी द्वारा जेन गुडोनल और अन्य प्राइमेट शोधकर्ताओं के सहयोग से चलाया जा रहा है। अमेरिकी प्रयोगशाला में सबसे पुराना जात चिंप वेनका है, जिसका जन्म 21 मई 1954 को फ्लोरिडा की एक प्रयोगशाला में हुआ था। उसे उसके जन्म के दिन ही एक दृष्टि प्रयोग में इस्तेमाल के लिए उसकी मां से अलग कर दिया गया था। यह प्रयोग 17 महीनों तक चला और उसके बाद उसे एक पालतू जानवर के रूप में उत्तरी कैरोलिना के एक परिवार को बेच दिया गया। 1957 में उसे फिर से यर्केस नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर में वापस लाया गया, जब वह इतना बड़ा हो गया था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। तब से उसने 6 बार अपने बच्चों को जन्म दिया है और उसे शराब के इस्तेमाल, खाने वाले गर्भ निरोधकों, बुढ़ापा और संज्ञानात्मक अध्ययनों में इस्तेमाल किया गया है। चिंपांजी जीनोम के प्रकाशन के साथ प्रयोगशालाओं में चिंपांजियों के इस्तेमाल को बढ़ाने की कथित तौर पर योजनाएं तैयार की गई हैं, जिसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि शोध के लिए चिंपांजियों के प्रजनन पर संघीय प्रतिबंध फेडरल मोरेटोरियम को हटा लिया जाना चाहिए। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ द्वारा 1996 में 5 साल का एक प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि एचआईवी संबंधी शोध के लिए बड़ी संख्या में चिंपांजियों को पैदा किया जा रहा था और इसे 2001 के बाद से वार्षिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा था। अन्य शोधकर्ताओं का तर्क है कि चिंपांजी विशिष्ट प्रकार के जानवर हैं और इनका इस्तेमाल या तो प्रयोगशालाओं में नहीं किया जाना चाहिए या फिर इनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। एक विकासवादी जीव विज्ञानी और सैन डिएगो में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्राइमेट विशेषज्ञ पास्कल गैग्नियक्स यह तर्क देते हैं कि चिंपांजियों की अपने बारे में समझ, औजारों का इस्तेमाल और मनुष्यों से आनुवंशिक समानता को देखते हुए चिंपांजियों के इस्तेमाल से किए जाने वाले अध्ययनों में उन नैतिक दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए जिन्हें आम सहमति देने में अक्षम मानवीय विषयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाल के एक अध्ययन में यह बताया गया है कि प्रयोगशालाओं से मुक्त किए गए चिंपांजियों में यातना के बाद होने वाली एक तनाव संबंधी समस्या देखी जाती है। यर्केस नेशनल प्राइमेट रिसर्च लेबोरेटरी के निदेशक स्टुअर्ट झोला इस बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक को बताया, मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी प्रजाति के साथ मानवीय रूप से व्यवहार करने के लिए अपने दायित्व के बीच किसी तरह का अंतर रखना चाहिए।
चाहे यह कोई चूहा हो या बंदर हो या फिर चिंपांजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसका कितना भला चाह सकते हैं। आखिरकार चिंपांजी इंसान नहीं है। सरकारों द्वारा विशाल वानरों के शोध पर प्रतिबंध लगाने की संख्या बढ़ती जा रही है, जो शोध या जहरीले परीक्षणों में चिंपांजियों और अन्य विशाल वानरों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। वर्ष 2006 तक ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन ने इस तरह के प्रतिबंधों की शुरुआत की है। चिंपांजियों को लोकप्रिय संस्कृति में एक समान रूप से दिखाया गया है, जहां उन्हें ज्यादातर मानकीकृत भूमिकाओं जैसे कि बच्चों जैसे साथियों के रूप में, खास सहयोगियों या जोकरों के रूप में शामिल किया गया है। अपने चेहरे की प्रमुख विशिष्टताओं, लंबे हाथ पैरों और तेजी से चलने फिरने के कारण खास सहयोगियों या जोकरों की भूमिका के लिए ये विशेष रूप से अनुकूल होते हैं, जो मनुष्यों के लिए मनोरंजक होते हैं। इसी प्रकार चिंपांजियों को मनुष्यों की तरह कपड़े पहनाकर दिखाने के मनोरंजक कार्य सर्कसों और रंगमंचीय कार्यक्रमों के पारंपरिक स्टेपल्स रहे हैं। टेलीविजन के युग में चिंप की भूमिका के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई शैली की शुरुआत हुई है। एक ऐसी सीरीज जिसके पात्रों में चिंपांजियों को पूरी तरह से मनुष्यों जैसे कपड़े पहने और मानव अभिनेताओं द्वारा डब की गई लाइनों पर बोलते हुए दिखाया जाता है। ये कार्यक्रम, जिनके उदाहरणों में 1970 के दशक में लैंसेलॉट लिंक, सीक्रेट चिंप या 1990 के दशक में द चिंप चैनल शामिल हैं, अपनी पुरानी कम हास्य वाली कथाओं को मजेदार बनाने के लिए वानर पात्र की विलक्षणता पर भरोसा किया गया था। उनके चिंपांजी अभिनेता सर्कस के किसी खेल में वानरों के समान आपस में बदले जाने योग्य होते थे, जो चिंपांजियों की तरह मनोरंजक होते थे, न कि व्यक्तिगत तौर पर। मानव अधिकार समूह पेटा ने पशुओं के साथ होने वाले दुरुपयोग का हवाला देते हुए विज्ञापनदाताओं को टेलीविजन और व्यावसायिक विज्ञापनों में चिंपांजियों के इस्तेमाल के विरुद्ध आग्रह किया था। जब अन्य टीवी कार्यक्रमों में चिंपांजियों को दिखाया जाता है, आमतौर पर उन्हें हास्यपूर्ण ढंग से मनुष्यों को सहायता पहुंचाने के लिए ऐसा करते हुए पेश किया जाता है। इसके विपरीत अन्य जानवरों के काल्पनिक चित्रणों में, जैसे कि कुत्तों, डॉल्फिन्स, घोड़े या यहां तक कि अन्य विशाल वानरों, चिंपांजी के पात्र और उनकी भूमिकाएं शायद ही कभी कथानक के लिए प्रासंगिक होती हैं। चिंपांजियों के व्यक्तिगत चित्रण और किसी कथानक में आकस्मिक की बजाय उनकी केंद्रीय भूमिका को आमतौर पर विज्ञान कथाओं में देखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।